वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी की बुक में से। देखिए, बोर्ड की एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो क्लास महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो स्टूडेंट आरएस मेंस में पेपर सेकंड को फेस कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी शब्दावली के साथ कैसे आंसर देना है, वो सारी बातें आज की क्लास में हम करेंगे। देखिए, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। यह पर्सन बनता है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और इनमें से जो छोटी छोटी बातें हैं वो आरएस मेंस में जो स्टूडेंट सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो क्लास को आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन सी शब्दों का किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप ध्यान में रखेंगे, और एग्ज़ाम में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका आंसर आप फिलअप करेंगे, आंसर पूरा देंगे, नंबर पूरे आएंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपको याद भी होने वाली है और ये क्लास आपको समझ में भी आने वाली है। तो ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। प्रश्न क्या है? मानव नेत्र। देखिए, सिंपल सा प्रश्न आ जाए, मानव नेत्र। 1 नंबर का अगर प्रश्न आता है, आपको किसे कहेंगे, परिभाषा क्या है, तो मानव नेत्र की खास बात क्या है कि ऐसी ज्ञानेंद्रिय है, मतलब आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिन अंगों की सहायता से हमारा शरीर बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। उन अंगों को हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। तो मानव नेत्र क्या है? एक ज्ञानेंद्रिय है। इसका मतलब क्या है? इस शब्द का समावेश हम अपने लैंग्वेज में करेंगे कि ऐसी ज्ञानेंद्रियां जो हमें चारों ओर के, और खास बात यह है कि रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती हैं। उन ज्ञानेंद्रियों को हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं या नेत्र कहते हैं। सिंपल सी बात, जो प्रभावी शब्द जो परिभाषा में होने चाहिए वह क्या है कि ऐसी ज्ञानेंद्रिया। तो पहला प्रभावी शब्द है ज्ञानेंद्रिया। ऐसी ज्ञानेंद्रिया जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को, मतलब रंग बिरंगा इसमें जो शब्द है वह प्रभावी शब्द है। और अगर इस परिभाषा को इस परिभाषा से ये 2 शब्द बाहर निकाल दें तो इसकी परिभाषा एक तरह से खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर इस परिभाषा का कोई मोल नहीं रहता, क्योंकि नेत्र का एकमात्र कार्य क्या है कि अपने को रंगों की पहचान जो होती है ना, वो केवल नेत्रों से होती है। बाकी के हम वैसे भी स्पर्श करके भी मालूम कर लेते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये किस प्रकार का आकार है, ये तो हम स्पर्श करके भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन रंग का ज्ञान हमें किससे होता है? नेत्र से होता है। तो एक तरह से कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि ऐसी ज्ञानेंद्रियां जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों को मानव नेत्र कहते हैं। अब आपको ये परिभाषा याद हो गई तो मानव नेत्र की संरचना आप लोगों को रीड करनी है कि मानव नेत्र की संरचना का अगर प्रश्न आए तो क्या क्या बात 10th क्लास के स्टूडेंट बताएं, और क्या क्या कौन कौन सी बातों को मेंशन अपने आंसर में आरएस मेंस की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जो सेकंड पेपर को फेस कर रहे हैं, वो उन शब्दों को लिखें। तो देखिए, मानव नेत्र जो होते हैं उनके विभिन्न भाग, उसकी संरचना जो उसके विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। पहली लाइन ये लिखेंगे आप, पहला है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक समझाएंगे, इसको समझ लीजिए। नेत्र गोलक की मानव नेत्र जो होते हैं, मानव नेत्र एक लगभग गोलाकार संरचना होती है। मानव नेत्र का ये जो गोलाकार पार्ट दिखाई दे रहा है, इस गोलाकार पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चा? नेत्र गोलक कहते हैं। मानव नेत्र एक लगभग गोलाकार संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा? नेत्र गोलक कहते हैं। लिख लो इस बात को। और इस लाइन को प्रभावी बनाने के लिए इसमें एक आंकिक मान लिख देते हैं कि इसका व्यास जो होता है, इसका डायमीटर जो होता है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चा? 2.3 सेंटीमीटर होता है। किसका व्यास होता है? नेत्र गोलक का व्यास होता है। बात समझ में आ गई। फिर नेत्र गोलक के बाद इसके विभिन्न पार्ट हैं, वो नेत्र गोलक के ही हैं।
या अपन नेत्र के कह सकते हैं। नेत्र गोलक का व्यास या नेत्र का व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। यह हमने ये शब्द जोड़ करके इसकी परिभाषा पूरी की है। अब देखिए कोर्निया या स्वच्छ मंडल। नेत्र गोलक जो है उसका अग्र पृष्ठ भाग, आगे का पृष्ठ भाग जो दिख रहा है, किसी का ब्राउन दिखता है, किसी का ब्लैक दिखता है, विभिन्न रंगों का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है आंख का, तो नेत्र वह क्या है? कोर्निया है, वह स्वच्छ मंडल है। नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार पाया जाता है जिसे कोर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोगों के एग्जाम में आ गया कोर्निया, 1 नंबर का प्रश्न, RS मेंस में आ गया या 2 नंबर का आ गया। तो कोर्निया क्या है कि नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार पाया जाता है जिसे कोर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये लाइन हो गई। अग्र पृष्ठ पर कहाँ है? नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर है। ठीक है, किस प्रकार का उभार है? उभार है किस प्रकार का है? पारदर्शी उभार है। बात समझ में आ गई? उभार तो है लेकिन किस प्रकार का है? पारदर्शी उभार है, जिसे क्या कहते हैं? कोर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। और क्या खास बात लिखें इसमें? तो आप ये लिखें कि कोर्निया या स्वच्छ मंडल है, इसके बारे में क्या है? यह एक पतली झिल्ली के रूप में होता है, एकदम थिन मेम्ब्रेन होती है। यह कोर्निया होता है जो सामने है, यह एकदम पतली थिन मेम्ब्रेन के रूप में, पतली झिल्ली के रूप में होता है। और क्या लिखे इसमें से होकर ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ से किसी अपने को वस्तु क्यों दिखाई देती है? किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर जब अपनी आंख पर गिरता है तो वह अपनी आंख में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही अपना किसी का भूरा है, किसी का काला है, इस कोर्निया के ऊपर यह पड़ता है, जिसको अपन स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो यहाँ से ही प्रकाश अपनी नेत्र में प्रवेश करता है। तो इसमें से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन, ये देखिए, अधिकांश अपवर्तन जो होता है वह कोर्निया की बाहरी पृष्ठ द्वारा ही होता है। समझेंगे इसको चित्र बना करके, पहले सुन लीजिए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। इसको परावर्तन मत कर देना बच्चा, अपवर्तन लिखना है। कोर्निया की बाहरी पृष्ठ द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट बात आ गई अपने यहां पर, क्या? परितारिका या आइरिस। ये तो हो गई भैया कोर्निया की बातें। क्या क्या बात हो गई कि नेत्र गोलक जो है उसके अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार पाया जाता है जिसे कोर्निया कहते हैं। कोर्निया का एक और नाम है, इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? और क्या दिमाग में लगे कि आंख में जो, नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो इसी पार्ट के द्वारा करता है। और क्या याद रखें? जो प्रकाश प्रवेश करता है ना, उसका अधिकांश अपवर्तन कर देता है। जिसको अपवर्तन क्यों करेगा? क्योंकि पीछे दृष्टि पटल पर इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो प्रकाश का, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? कोर्निया या स्वच्छ मंडल के द्वारा ही होता है। और नेत्रदान में कोर्निया को ही दान किया जाता है। अब क्या है? परितारिका या आइरिस। कोर्निया के पीछे देखो, सिंपल सी जो प्रभावी शब्द अपन ने इस्तेमाल किए हैं, कोर्निया के पीछे एक पेशीय संरचना पाई जाती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। जैसे कोर्निया है, कोर्निया के जस्ट पीछे डायग्राम है, इसके पीछे अपन बताएंगे। कोर्निया के पीछे एक पेशीय संरचना होती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। यह एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। कैसे भैया? पुतली, समझ गए? परितारिका क्या है? पेशीय डायफ्राम है। किसके पीछे है? कोर्निया के पीछे है। ठीक है, इसे परितारिका को क्या कहते हैं? आइरिस भी कहते हैं। ठीक है, पेशीय संरचना होती है, ये आप इसमें लिख देंगे। यह भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का मेंस में या 1 नंबर का मेंस में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पुतली, परितारिका जो होती है उनके बीच का के मध्य का जो छिद्र होता है या रिक्त स्थान जो होता है, मध्य का स्थान जो होता है, इसको अपन कह सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली किसे कहेंगे? परितारिका के मध्य एक छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली कहते हैं। और पुतली के साइज का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये बहुत बढ़िया बात ध्यान रखना, परितारिका के द्वारा, आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा पुतली का साइज नियंत्रित होता है। जब हम कभी देखते हैं ना
कि एकदम से किसी ने ज़्यादा लाइट डाल दिया, बाइक चला रहे हैं, सामने से लाइट आ गई, ज़्यादा प्रकाश आपकी आंखों में पड़ा तो आपकी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रकाश की जो मात्रा जो है ना उसको सीमित करने का प्रयत्न रहेगा कि ज़्यादा आंख में प्रकाश नहीं जाए, आपकी आंख खराब हो सकती हैं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कैसे नियंत्रित करें? पुतली के साइज को आप कंट्रोल कर लीजिए, और पुतली का साइज किसके द्वारा कंट्रोल होगा? परितारिका या आइरिस के द्वारा। ठीक है, देखिए और क्या खास बात है कि पुतली जो होती है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से कैसे करेंगे भाई? परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करेगी, जिससे पुतली जो होती है उसमें प्रकाश, ये मान लीजिए ये है, इसके पीछे परितारिका इस प्रकार पर्दा लगा होता है, तो इस प्रकार ये थोड़ा फैल जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से ये पर्दे फैल जाएंगे ना। इधर है ये पीछे, ये मान लो ये पर्दा है, ये तो हो गई परितारिका आइरिस, ये दूसरा दोनों तरफ से ये पेशिये पल्ले लटके रहते हैं, ये बीच में जो इनके छिद्र है वह क्या हो गया? पुतली हो गया, और पुतली में से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, ये दृष्टिपटल हो गया। ये क्या हो गया? दृष्टिपटल हो गया। ये दृष्टिपटल हो गया, ये यहाँ पर कॉर्निया हो गया, यहाँ पर पीछे क्या हो गया भाई? ये परितारिका हो गई। डायग्राम बना करके वो समझाएंगे आपको। तो कहने का मतलब आप ध्यान में रखें, पुतली जो होती है ना वह क्या करती है भाई? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अभिनेत्र लेंस। पूछ ले नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये बहुत बार पूछ लेते हैं। उत्तल लेंस पूछ लेते हैं। उत्तल लेंस पाया जाता है नेत्र में। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। और इंग्लिश में भी ध्यान में रखें भैया, इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। किस प्रकार का? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, नेत्र में कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है व उल्टा बनता है, यह ध्यान में रखेंगे। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वाउ। वाउ लिख रखा मैंने, वाउ। वाउ का मतलब यह है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसके ऊपर बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना का एक और क्या नाम है? रेटिना का एक और नाम है दृष्टिपटल। क्या नाम है बच्चा? दृष्टिपटल। इसके ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर देखिए रेटिना या दृष्टिपटल। नेत्र गोलक के पीछे का भाग जो है वह एक कोमल सूक्ष्म आंतरिक झिल्ली पाई जाती है उसके ऊपर, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। क्या खास बात है? इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। ये शब्द मत भूल जाना। रेटिना जो है दृष्टिपटल में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती है। फोटो सेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें? रेटिना या दृष्टिपटल में पाई जाती हैं। इस पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है या सीधा बनता है? तो आप बताएंगे उल्टा। ये मत समझ लेना कि सीधा बनता है। सीधा लिख दिया तो गलत हो गया आंसर। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये मस्तिष्क में जाकर के सीधा होता है। मस्तिष्क जिसका संसाधन प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद उसको क्या करता है बच्चा? सीधा करता है। अब मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं? मानव नेत्र की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है, RS मेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। बढ़िया प्रश्न बनता है। ये प्रश्न आ गया, 2 नंबर का प्रश्न आ गया। 20 शब्दों में आपसे लिखा लिया तो प्रश्न बन जाएगा। नॉर्मल बातें लिखनी है, NCERT की बातें लिखनी है। वो ही शब्द प्रभावी है जो NCERT में है। क्या शब्द हैं कि मानव नेत्र की क्रिया विधि क्या है? जैसे ही किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर, जैसे ही किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर कॉर्निया तथा कॉर्निया से अपवर्तित होकर, वस्तु से तो प्रकाश परावर्तित होकर तथा कॉर्निया से अपवर्तित होकर लेंस द्वारा समंजित होकर रेटिना पर गिरता है। ये इतने शब्दों का इस्तेमाल किया हमने इस बात को। जैसे ही किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर तथा कॉर्निया से अपवर्तित होकर तथा लेंस द्वारा समंजित होकर रेटिना पर गिरता है, तो वैसे ही रेटिना पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। और
जैसे ही ये वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में जो प्रदीप्त जो संवेदनशील कोशिकाएं हैं, प्रदीप्ति होने पर ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जो रेटिना में दृष्टिपटल में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं तथा एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इस विद्युत सिग्नल को, ये विद्युत सिग्नल जो होते हैं, ये सिग्नल जो होते हैं, जो दृक तंत्रिकाएं हैं, ऑप्टिक नर्व जो होते हैं, उसके द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिए जाते हैं तथा मस्तिष्क इनकी व्याख्या करता है, यानी कि प्रोसेसिंग करता है, और जिससे हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये है मानव नेत्र की क्रियाविधि। क्या बातें ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर तथा कॉर्निया से अपवर्तित होकर तथा लेंस से समंजित होकर रेटिना पर गिरता है, तो रेटिना पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है और रेटिना में उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो होती हैं, एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। यह विद्युत सिग्नल मस्तिष्क तक जाता है, दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से, ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क इनको, इस सूचना को संसाधित करता है, प्रोसेसिंग करता है और उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब अपने को दिखाता है। इस प्रकार मानव नेत्र कार्य करते हैं। ध्यान से देखना, इस क्लास को, बड़ी शानदार क्लास है। अब कुछ खास बातें हैं कि हम पास की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट कैसे देख सकते हैं। बढ़िया प्रश्न है। पास की वस्तुओं को, हम पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते हैं और दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, ऐसा क्या कारण है भाई, क्या सुविधा ना आंख में? तो देखिए, इसे कहते हैं अब हम नेत्र की समंजन क्षमता। क्या कहते हैं बच्चा? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और यह पर्सन आरएस मेंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट पर्सन है, नेत्र की समंजन क्षमता। याद होना चाहिए आपको। इससे पहले वाली मेंस देख लीजिए, चाहे उससे पहले वाली मेंस एग्जाम देख लीजिए, 10th क्लास में लगभग 20% के आसपास एनसीईआरटी की बुक्स में से, 10th क्लास की बुक में से पूछे गए थे। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये आते होंगे ना, तो एकदम उनका आंसर सही होता होगा। तो देखिए, समंजन क्षमता क्या होती है, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जिस समंजन क्षमता कहलाती है। फोकस दूरी को समायोजित करने का मतलब होता है कि नेत्र जो होता है वह प्रकाश की किरणों को रेटिना पर ही फोकस करे। दृष्टिपटल के आगे फोकस कर देगा या पीछे फोकस कर देगा तो हमें वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। क्या है, जो भी प्रकाश प्रवेश करे वो कहाँ पर बिंदु बननी चाहिए, उसका स्पॉट कहाँ पर बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अपना नेत्र है और ये क्या है, रेटिना। ये रेटिना यहाँ पर होता है, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करेगा अपनी आँख में। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, लेंस होता है और यह इसको सिर्फ रेटिना पर ही फोकस करे। ठीक है, कि ये लंबाई बढ़ा करके और आकार छोटा करके यह यहाँ पर फोकस करता है। इसमें पक्षमाभी पेशियों द्वारा इसका आकार नियंत्रित होता है लेंस का। ठीक है, इस लेंस को छोटा बड़ा करने की क्षमता होती है किसमें, पक्षमाभी पेशियों में, जिसके कारण यहाँ पर ही जो रेटिना है इसके ऊपर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बने, अगर प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया तो अपने को यह वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अगर प्रतिबिंब नहीं बना तो यह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को अधिक कम ज्यादा कर सकता है, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए, इसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। आगे पीछे बन गया तो दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ध्यान से देखना इस क्लास को। अभिनेत्र लेंस, फिर नेक्स्ट क्या, अभिनेत्र लेंस के बारे में क्या है। अभिनेत्र लेंस क्या है? अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। अपने ऐसे नहीं कांच का बना हुआ नेत्र आंख में, नेत्र में लेंस डाल रखा है, ऐसा नहीं है। अभिनेत्र लेंस किसका है? जेली सदृश्य पदार्थ। जेली जो है, जेली की टोफियाँ आती है ना, जेली, वैसे ही जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में, वक्रता मतलब मोटाई में या लंबाई में कम, इसको ये पतला और लंबा हो सकता है और मोटा व छोटा हो सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियां जो पाई जाती हैं उनके द्वारा। सीलियरी मसल्स,
अभिनेत्र लेंस को पकड़े रहती हैं। उससे इसकी जो जैसे अपन कोई रबड़ जो है ना उसको अपन दबा करके उसको चौड़ा भी कर, जैसे इस प्रकार का कोई है लचीला कोई चीज़ है, इसको हम ऊपर से दबाएंगे तो ये इस प्रकार का मोटा आकार बन जाएगा, इस प्रकार का, है ना, और बीच में से दबाएंगे तो ये फैल करके वापस इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसकी जो वक्रता जो है बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। लंबाई जो है इसकी छोटा भी किया जा सकता है, छोटा व मोटा किया जा सकता है, और इसकी लंबाई यह पतला व लंबा भी हो सकता है। किसके कारण? पक्षमाभी पेशियों के कारण। समझ गए? तो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में पक्षमाभी पेशियों द्वारा कुछ सीमाओं तक परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है। देखिए एक इतना सा इस प्रकार का लेंस है, इसकी वक्रता छोटी हो गई तो देखिए इसका यहाँ पर प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो यहाँ पर यह वस्तुओं को फोकस कर देगा। लेकिन अगर इसकी लंबाई व वक्रता बढ़ गई, ये मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा? इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी बच्चा? यहाँ यह फोकस करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसकी वक्रता जो है इसकी पक्षमाभी पेशियों द्वारा इसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, और परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी या तो कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। जब लंबा व पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और मोटा व छोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चा? कम हो जाएगी। ये ध्यान में रखना। फिर देखिए नेक्स्ट बात, यदि वस्तुएं दूर स्थित होती हैं तो क्या होता है? पक्षमाभी पेशियां शिथिलित हो जाती हैं। पक्षमाभी पेशियां क्या हो जाती हैं? शिथिलित हो जाती हैं, ढीली छोड़ देते हैं। शिथिलित होते ही क्या होता है? अभिनेत्र लेंस लंबा व पतला हो जाता है। लेंस पतला हो गया, यहाँ लंबा भी लिख देता हूँ, लंबा व पतला हो जाएगा। लंबा व पतला हो गया ना अभिनेत्र लेंस, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी ना तो हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। हमारे नेत्र दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। कैसे? 2 नंबर का आरएस मेंस में और बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये एक पॉइंट टू पॉइंट बात आप लिख देना, क्या कि पक्षमाभी, जब कोई वस्तु को हम दूर स्थित वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो अपने नेत्र की पक्षमाभी पेशियां जो होते हैं वो लूज हो जाती हैं। शिथिल का मतलब होता है ढीली हो जाती है, लूज हो जाती हैं, जिससे अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? लंबा व पतला हो जाता है। और अभिनेत्र लेंस लंबा व पतला होता है ना तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने से हमें जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बन जाएगा, और इससे हमें दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं। और पास की वस्तु स्पष्ट कब देख सकते हैं? देखिए जब कोई वस्तु पास स्थित हो तो अपन क्या करेंगे? आंख को थोड़ा सा देखो, इसे दबा करके अपन देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी आंख सही है ना तो भी कुछ ना कुछ आंखों में चेंज करना पड़ेगा। पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती हैं। जब वस्तुएं पास स्थित होती हैं तो पक्षमाभी पेशियां क्या होती हैं? सिकुड़ती है, पास में सिकुड़ती हैं। ये ध्यान में रखना, पास में सिकुड़ती हैं पक्षमाभी पेशियां। जब वस्तुएं अपने पास स्थित होती है तो पक्षमाभी पेशियां क्या होती हैं बच्चा? सिकुड़ती हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है। वक्रता बढ़ने का मतलब क्या है? वक्रता बढ़ने का मतलब यह है, वक्रता बढ़ने का मतलब क्या है? अभिनेत्र लेंस जो होता है वह इस प्रकार वक्रता बढ़ेगी, गोलाई बढ़ेगी तो वह मोटा हो जाएगा मेरी तरह, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, वक्रता बढ़ेगी तो अभिनेत्र लेंस छोटा व मोटा हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चा? घट जाएगी। और फिर पास हो गया तो फोकस दूरी घट गई, इसका मतलब वरना प्रतिबिंब कहाँ बनता? आगे बनता। पास है, पास से किरण आ रही है तो दूर तक फैलेंगी ना, ये खास बात है। इसलिए वो फोकस करके वापस रेटिना पर उनको ले आएगा, और हम निकट रखी वस्तुओं को क्या करेंगे बच्चा? स्पष्ट देख पाएंगे। कब? ये कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जब वस्तुएं दूर स्थित होती हो, तो क्रम से ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर वस्तुएं पास स्थित हो तो ये बातें ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिले, इसी कामना के साथ थैंक यू, धन्यवाद।